नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत में भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पर भारत की चिंता जाहिर की। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से रवाना हुआ विमान आज रात मुंबई पहुंचेगा। केंद्र सरकार भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सामान्य ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला आपूर्ति को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को जिले, ब्लॉक और गांव स्तर पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और धर्मशाला में श्रीलंका के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मोदी ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा की तुरंत समाप्ति और बातचीत के लिए अपनी बात दोहराई और शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए भारत की गहरी चिंता से भी अवगत कराया तथा भारतीय नागरिकों की शीघ्र और सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए यूक्रेन के अधिकारियों से सुविधा की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाए जाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के दल 24 घंटे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और वे व्यक्तिगत रूप से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने रोमानिया सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश ला रहा एयर इंडिया का विशेष विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से विद्यार्थियों को लेकर आज रात मुंबई पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट। आज रात लगभग 8 बजे मुंबई पहुंचने वाले भारतीय छात्रों की सुविधा हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष प्रबंध किया जा रहा है। इन यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर एक विशेष कॉरिडोर आरक्षित किया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन की टीमें हवाई अड्डे पर यात्रियों के तापमान की जांच करेगी। यात्रियों को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अथवा RT-PCR परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। यदि किसी यात्री के पास ये दस्तावेज न हो तो उन्हें हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। कुणाल शिंदे के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वो यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों के मुंबई हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। श्री गोयल ने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन की तरह काम कर रही है। केरल सरकार यूक्रेन से वापस आने वाले राज्य के छात्रों को घरेलू हवाई जहाज का टिकट उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यूक्रेन से दिल्ली, मुंबई आने वाले केरल के छात्रों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।
भारतीय छात्रों के पहले जत्थे ने आज ज़ाहोनी क्रॉसिंग पर यूक्रेन से हंगरी में प्रवेश किया। हंगरी में भारतीय दूतावास ने कहा कि छात्र आज एयर इंडिया की उड़ान से भारत लौटने के लिए बुडापेस्ट की यात्रा कर रहे हैं। बाद में भारतीय छात्रों के अन्य जत्थों ने ज़ाहोनी क्रॉसिंग से हंगरी में प्रवेश किया। हंगरी में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन से निकलने वाले भारतीयों के लिए परामर्श जारी कर कहा है कि उन्हें केवल बस या वैन से ज़ाहोनी उज़ररोद सीमा पर पार करने की अनुमति है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि जो छात्र इस सीमा से आना चाहते हैं, उनके पास वैध प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, छात्र परिचय पत्र और टीकाकरण कार्ड होना चाहिए। दूतावास ने यह भी कहा है कि जो भारतीय किप्टायसा सीमा से हंगरी में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें हंगरी के महावाणिज्य और उज़ररोद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमरीक ढिल्लन और दूतावास के श्री अंकुर के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। सीमा पार से आने में देर हो रही हो तो उन्हें सीमा पर रात नहीं बितानी चाहिए। ब्रातिस्लावा में भारतीय दूतावास नागरिकों को यूक्रेन से उज़ररोद वेसेन नेमके सीमा से निकालने के लिए स्लोवाकिया सरकार के संपर्क में है। एक परामर्श में दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि जो लोग इस सीमा में हैं और वापस आने के इच्छुक हैं, उन्हें एक गूगल फॉर्म भरना होगा। भारतीय अभियान में बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वार्सा भी शामिल हैं, जो सीमा पर रहने वाले भारतीयों को निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर नहीं जाने का परामर्श दिया है। मिशन ने कहा है कि भारतीय नागरिक सीमा चौकियों पर तैनात भारतीय अधिकारियों और कीव में भारतीय दूतावास के आपात नंबरों से समन्वय स्थापित किए बिना किसी भी सीमा चौकी पर न जाएं। दूतावास ने कहा कि स्थिति से पूरी तरह अवगत हुए बिना सीमा चौकियों पर पहुंचने की तुलना में यूक्रेन के पश्चिमी शहरों में रहना सुरक्षित और उचित है। इन शहरों में पानी, भोजन, आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिशन ने कहा कि वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अगले आदेश तक जहां तक संभव हो सके घर के अंदर या आश्रय स्थलों में रहें। दूतावास ने उन्हें अनावश्यक आवाजाही से बचने की भी सलाह दी है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर रूस ने वीटो किया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया। रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। भारत, संयुक्त अरब अमारात और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस द्वारा प्रस्ताव पर वीटो किए जाने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। भारत ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस संकट का समाधान राजनयिक तरीके से किया जाना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने हिंसा और हमले की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में भी यही आग्रह किया था। भारत ने कहा है कि सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भारत का मानना है कि विवाद के समाधान का एकमात्र रास्ता संवाद ही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि राजनयिक वार्ता का रास्ता छोड़ना अत्यंत खेदजनक है। सभी संबद्ध पक्षों को वार्ता की मेज पर आना चाहिए। इस कारण भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की स्वदेश वापसी केंद्र सरकार की तत्काल प्राथमिकता है। भारत यूक्रेन के घटनाक्रम से काफी चिंतित है। We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. दिल्ली में रूस के दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान में भारत की स्वतंत्र और संतुलित स्थिति की सराहना की है।
दूतावास ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना में रूस यूक्रेन के आसपास की स्थिति पर भारत के साथ घनिष्ठ संवाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन में रात के विस्फोटों और सड़क पर लड़ाई के बाद कीव निवासियों के बंकरों की तलाश के बाद रूसी सैनिक आज राजधानी कीव की ओर बढ़े। हालांकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वहां से निकलने से इनकार किया और जोर देकर कहा कि वे वहीं रुके रहेंगे। इस बीच एक मिसाइल ने कीव के 2 यात्री हवाई अड्डों में से एक के पास शहर के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके में एक बहुमंजिली आवासीय इमारत पर हमला किया। एक बचाव कार्यकर्ता ने बताया कि 6 नागरिक घायल हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल के घटनाक्रम को देखते हुए ब्रिटेन में कई देशों के वायुसेना युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन में 6 मार्च से 27 मार्च तक कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में भारत के 5 हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हिस्सा लेना था। ये पहला अवसर होता जब तेजस विदेशी भूमि पर युद्धाभ्यास में भाग लेता। केंद्र ने कहा है कि वह वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव के चलते ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों पर भी उसकी निगरानी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्थिर कीमतों पर आपूर्ति जारी रखने के उद्देश्य से उचित कदम उठाने के लिए और नेट जीरो भविष्य की ओर ऊर्जा स्थिति में उचित बदलाव के लिए भारत तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सामरिक पेट्रोलियम भंडार से ऊर्जा जारी करने के उपायों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि बाजार में उतार चढ़ाव कम हो पाए और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि नियंत्रित रहे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों के बजाय एक सामान्य ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ई नीलामी से बिजली क्षेत्र और गैर विनियमित क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इस नीलामी के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी। इस पहल के प्रमुख घटकों में रोजगार सृजन क्षमता शामिल है। बाजार की विकृतियों को दूर किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं के लिए एकल दर ई नीलामी बाजार में विकसित होगी। इससे परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता से घरेलू कोयले की मांग भी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। 5 वर्ष की अवधि के लिए बजट में 1,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। आयुष्मान भारत मिशन प्रायोगिक तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों में काफी सफल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत में भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पर भारत की चिंता जाहिर की। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से रवाना हुआ विमान आज रात मुंबई पहुंचेगा।
केंद्र सरकार भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सामान्य ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला आपूर्ति को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को जिले, ब्लॉक और गांव स्तर पर उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और धर्मशाला में श्रीलंका के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जो बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जिले, ब्लॉक और गांव में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मददगार हो। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी तथा मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट पिछले 7 वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बदलाव के प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है। साथियों, ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे 1 से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडप्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम को रात 8 बजे से दोबारा सुना जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों में 90 महिलाओं सहित कुल 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। कल जिन 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी और चित्रकूट शामिल हैं। ये जिले बुंदेलखंड से लेकर के अवध क्षेत्र तक फैले हुए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर दिलचस्प मुकाबला है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में हैं और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, उनकी बहन पल्लवी पटेल, जिनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रही हैं। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या में भी इसी चरण में चुनाव होना है। राज्य सरकार के भी कई मंत्री इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और चंद्रिका उपाध्याय शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। पहले चरण में 5 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सघन प्रचार किया। सरकार ने देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता के विनिवेश की सुविधा के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दे दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा।
श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानियों मणिराम दीवान और पियाली बरुआ का स्मरण कर रहे हैं, जो 1858 में 26 फरवरी को शहीद हुए थे। इन दोनों ने स्वतंत्र असम के लिए ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। मणिराम असमी राजा को फिर सत्तारूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश राज और बर्मा के बीच 1826 में हुई यांदाबो संधि का पूरी दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने असम के युवाओं से ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करने की अपील की और इसके लिए क्रांतिकारियों का एक समूह गठित किया। पियाली बरुआ भी मणिराम के साथ आ गए और दोनों ने 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रूपरेखा तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। जहां मणिराम ने कलकत्ता में क्रांति का मार्गदर्शन किया, तो वहीं पियाली ने असम में चीफ लेफ्टिनेंट के रूप में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया। मणिराम ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को असम में अहोम शासन बहाल करने के एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कलकत्ता से पियाली बरुआ को सांकेतिक भाषा में यानी कूटबद्ध पत्र लिखे। अपने पत्रों में उन्होंने उत्तराधिकारी युवराज कांदार पेशवार से गोलाघाट और डिब्रूगढ़ में सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों का मुकाबला करने का आग्रह किया। योजना के अनुरूप दुर्गा पूजा के दिन जोरहाट की ओर मार्च करना था, जहां कांदार पेशवार को राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया जाना था। लेकिन उनकी एक गुप्त बैठक के ठीक पहले इस योजना का अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गया। मणिराम दीवान को कलकत्ता में और पियाली बरुआ को जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। 26 फरवरी 1858 को ब्रिटिश शासन ने दोनों को जोरहाट में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भड़काकर क्रांति की ये मशाल खामोश हो गई। प्रत्येक वर्ष 26 फरवरी को पूरा राज्य स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन महान निर्भीक सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज पापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। आज हम गुजराती लेखक नर्मदा शंकर दवे का भी स्मरण करते हैं। वे नर्मद के नाम से लोकप्रिय थे। 1886 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। नर्मद ने साहो चलो जितवा जंग और जय जय गरवी गुजरात जैसे अपने प्रसिद्ध गीतों से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार किया। गुजरात
जय जय गरवे गुजरात अभी गुजरात का राज्यगान भी है। इस गीत में उन्होंने गुजरात की पहचान गढ़ने वाले सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का गौरवगान किया है। ये प्रतीक गुजरात में रहने वाली सभी जातियों, समुदाय, वर्ग, धर्म और संप्रदायों से जुड़े हैं। गांधी जी ने भी नर्मद के अहिंसा दर्शन की सराहना की है। नर्मद को गुजराती गद्य का जनक माना जाता है। उन्होंने गुजराती में लेखन की अनेक विधाओं का आरंभ किया। वे केवल कल्पना और साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारों के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और विधवा विवाह की पुरजोर वकालत की। उन्होंने अपने जीवन में भी इसे अपनाया और ये उदाहरण सामने रखा कि वे जो कहते हैं उसका अनुकरण भी करते हैं। नर्मद धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद के प्रबल विरोधी थे। इस महान देशभक्त कवि को हमारा भावभीना नमन। आज हम शहीद इब्राहिम खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 26 फरवरी 1857 को फांसी दी थी। मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खान शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आ गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 फरवरी 1857 को फांसी पर लटका दिया। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक जब तो जाने। 26 फरवरी को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नीरेंद्र लाल अधिकारी की भी पुण्यतिथि है। 1936 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। जुगांतर पार्टी के सदस्य नीरेंद्र को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 23 मई 1934 को गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1934 को उन्हें हिजली कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस महान सेनानी को हमारा नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। इस समय भारत और स्पेन की पुरुष हॉकी टीम के बीच मुकाबला चल रहा है। हाफ टाइम तक भारत 1 के मुकाबले 3 गोल से पीछे है। भुवनेश्वर में ही कल शाम पुरुष और महिला हॉकी की टीमें स्पेन के साथ अपना दूसरा मैच खेलेंगी। धर्मशाला में श्रीलंका के साथ दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 17 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत में भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पर भारत की चिंता जाहिर की। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से रवाना हुआ विमान मुंबई पहुंच गया है। केंद्र सरकार भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सामान्य ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला आपूर्ति को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को जिले, ब्लॉक और गांव स्तर पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 2-1 से पराजित किया और धर्मशाला में श्रीलंका के साथ दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।